हेलो व्यूअर्स। हम सब जानते हैं कि भोजन का पाचन होता है और भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है तथा श्वसन क्रिया के फलस्वरूप शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। क्या आप जानते हैं यह पचित भोजन एवं ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचता है? आइए जानते हैं। जीवित जंतुओं में अवशोषित पोषक तत्व जल एवं अपशिष्ट उत्पादों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिसंचरण या परिवहन तंत्र कहते हैं। मानव के परिसंचरण तंत्र को दो तंत्रों में विभाजित किया जाता है, रुधिर परिसंचरण और लसिका तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्न भागों को सम्मिलित किया जाता है: रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। रुधिर एक महत्वपूर्ण तरल संवहनीय ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में संचरण करता हुआ पदार्थों का स्थानांतरण करता है। रुधिर में लगभग 55% हल्के पीले रंग का द्रव प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 92% जल व शेष 8% अन्य पदार्थ होते हैं। इसमें कई कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ऑक्सीजन तथा अन्य घुलित गैसें पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की कणिका, लाल रुधिर कणिका अर्थात रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज, श्वेत रुधिर कणिका व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी, रुधिर बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। रुधिर में लाल रुधिर कणिका बहुत अधिक संख्या में होती हैं। यह वृत्ताकार तश्तरी के आकार की होती हैं तथा इनकी दोनों सतह अवतल होती हैं। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या लगभग 45 से 50 लाख तक होती है। इनकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है तथा इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। यदि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं सामान्य से कम होती हैं तो उस अवस्था को रुधिर क्षीणता या एनीमिया कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है जिनके द्वारा ऑक्सीजन का विनिमय होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का आकार लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ा होता है और ये संख्या में उनसे कम होती हैं तथा इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। जब कभी कोई जीवाणु या बाह्य हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह उन पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं तथा रुधिर से बाहर निकाल देती हैं। इस प्रकार ये रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। रुधिर बिंबाणु, इन कणिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये लाल एवं श्वेत रुधिर कणिकाओं से आकृति में छोटी होती है एवं संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती हैं। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का बनाना है। जब शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स को संकेत मिलते हैं और वे शरीर के उस हिस्से पर पहुंचकर रक्तस्राव को रोकते हैं। मानव का हृदय वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच अधर तल पर कुछ बाईं ओर स्थित होता है। हृदय का एक स्तरीय आवरण हृदयावरण या पेरिकार्डियम से ढका रहता है। दोनों आवरणों के मध्य पाया जाने वाला द्रव हृदयावरणी द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है। यह हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है। हृदय गुलाबी रंग का शंख के आकार का खोखला एवं मांसल भाग होता है जो मनुष्य की मुट्ठी के नाप का होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। ऊपर के 2 कोष्ठ आलिंद तथा नीचे के 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं। निलय की दीवारें आलिंद की दीवारों की अपेक्षा मोटी होती हैं। प्रत्येक आलिंद अपनी ओर से निलय में आलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है। इन छिद्रों में कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। दोनों आलिंदों के बीच एक पट पाया जाता है जिसे अंतर आलिंदीय पट
कहते हैं। इसी प्रकार दोनों निलयों के बीच का पट अंतर्निलयी पट कहलाता है। मानव का हृदय एक पंप के समान कार्य करता है, क्योंकि हृदय के दोनों पार्श्वी भाग, दाएं भाग व बायां भाग परस्पर संपर्क में नहीं होता, अतः हृदय एक साथ दो पंपों के समान कार्य करता है। दोनों भाग स्वतंत्र रूप से किंतु एक साथ कार्य करते हैं। हृदय के बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा आता है और शरीर के विभिन्न भागों में शिराओं व केशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन रहित रुधिर हृदय के दाएं आलिंद में आ जाता है। अब दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं, जिससे बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर बाएं निलय में एवं दाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में आ जाता है। तदुपरांत निलय एक साथ सिकुड़ते हैं और इनके सिकुड़ने से रुधिर पर दाब पड़ता है, जिससे आलिंद और निलय के बीच के कपाट बंद हो जाते हैं और रुधिर पुनः आलिंद में नहीं जा सकता। इस दाब के कारण बाएं निलय से जुड़ी महाधमनी का महाधमनी कपाट खुल जाता है, जहां से इसे विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। दाएं निलय के सिकुड़ने से रुधिर फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा फुफ्फुस में चला जाता है, जहां यह पुनः ऑक्सीजनित होता है। हृदय के दोनों भाग एक साथ एक ही समय में कार्य करते हैं। दोनों आलिंद एक साथ रुधिर से भरते हैं। आलिंदों से एक साथ दोनों निलयों में रुधिर आता है और दोनों निलयों में एक साथ रुधिर पंप होता है। दायां भाग ऑक्सीजन रहित रुधिर को फुफ्फुस में तथा बायां भाग ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर में वितरित करता है। इस प्रकार प्रत्येक चक्र में 2 बार रक्त हृदय में जाता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हम जानते हैं कि निलय के संकुचित होने से रुधिर फुफ्फुस धमनियों व महाधमनी में चला जाता है। हृदय के संकुचन से जो दाब उत्पन्न होता है, वह दाब रुधिर को धमनियों में आगे बढ़ाता है। प्रत्येक दाब जो हृदय के प्रत्येक संकुचन से बनता है, उसका अनुभव कलाई की धमनी पर हाथ रखकर किया जा सकता है। हृदय संकुचन एवं प्रसारण के कारण बना दाब रुधिर दाब कहलाता है, अथवा रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 मिलीमीटर पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 मिलीमीटर पारा होता है। रुधिर वाहिनी। मनुष्य में 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं: धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। वे वाहिनियां जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, धमनियां कहलाती हैं। इनकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं। सामान्यतः यह शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। इनमें रुधिर दाब के साथ बहता है। इनके द्वारा रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित होकर हृदय में आता है। इनकी दीवारें पतली व पिचकने वाली होती हैं। शिराओं की गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, अतः इन रुधिर का दाब बहुत कम होता है। इनमें कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। रुधिर वाहिनी की पतली पतली शाखाएं केशिकाएं कहलाती हैं। विभिन्न अंगों में पहुंचकर धमनियां बार बार विभाजित होकर पतली हो जाती हैं। उन्हें धमनिकाएं कहते हैं। धमनिकाएं पुनः विभाजित होकर केशिकाएं बनाती हैं। ये केशिकाएं पुनः संयुक्त होकर शिराएं बनाती हैं। इस प्रकार केशिकाएं धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं। शरीर के प्रत्येक अंग तथा ऊतकों तक रुधिर केशिकाएं नहीं पहुंच पाती। केवल प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कणिकाएं रुधिर केशिकाओं की दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थान में पहुंचते हैं। यह छना हुआ द्रव लसिका कहलाता है।
लसिका का रासायनिक संगठन रुधिर प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन इसमें घुले हुए पदार्थों की सांद्रता भिन्न होती है। इस तरल भाग में पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, गैसें व हार्मोन्स होते हैं। इन पदार्थों का आदान प्रदान ऊतक व अंगों की कोशिकाओं के मध्य लसिका के माध्यम द्वारा ही होता है। लसिका द्रव अंतरकोशिकीय स्थलों में परिसंचरण करता है और लसिका केशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित भी हो सकता है। वस्तुतः केशिकाओं में पहुंचने पर ही इसे लसिका द्रव कहते हैं। अतः लसिका द्रव वह है जो रुधिर केशिकाओं से विसरित हो शरीर में अंतरकोशिकीय स्थल में आ जाता है। इस द्रव में प्लाज्मा व श्वेताणु होते हैं, किंतु रुधिर में पाए जाने वाले बड़े प्रोटीन अणु नहीं होते। शरीर में फैली हुई लसिका कोशिकाएं संयुक्त होकर दो बड़ी लसिकाएं बनाती हैं। यह लसिकाएं भुजाओं में जाकर रुधिर शिराओं में मिल जाती हैं। इस प्रकार लसिका पुनः रुधिर में आ जाती है। शरीर के विभिन्न भागों में लिम्फ ग्रंथियां भी होती हैं। इन ग्रंथियों में लसिका का संग्रहण एवं स्पंदन होता है। इन ग्रंथियों में अल्प मात्रा में श्वेताणु भी बनते हैं। शरीर की कुछ अन्य ग्रंथियां जैसे टॉन्सिल्स, थाइमस ग्रंथि भी लसिका ग्रंथि के समान कार्य करती हैं। पचा हुआ तथा शुद्धांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा ही होता है।